हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1000 एमसीक्यूज का पार्ट फिफ्थ डिस्कस करने से पहले मैं आपको आंसर बताऊंगा। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था पार्ट फोर्थ के लास्ट में, आपको उसका करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन ए, विद इन हाफ आवर आफ्टर डिलीवरी। तो क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएगा, अच्छे से मैंने समझा रखा है, तो आप वहाँ से देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्किन अराउंड द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब शुड बी केप्ट क्लीन एंड ड्राई बिकॉज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एम्स में पूछे जाते हैं। ईएसआईसी में भी आने के चांसेस है, क्योंकि ईएसआईसी में भी ऐसे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। ज़्यादा जो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्वेश्चन क्या है देखिए, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के अराउंड जो भी स्किन है, यानी कि जो भी ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के चारों तरफ जो स्किन होती है उसको क्लीन एंड ड्राई रखा जाता है। क्यों? कारण आपको पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, ए, इट प्रोवाइड कंफर्ट टू द पेशेंट, ये पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करवाती है। बी, इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ लेसिरेशंस एंड इन्फेक्शन, ये लेसिरेशंस एंड इन्फेक्शन के चांसेस को कम करती है। सी, इट मेक्स द पेशेंट साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग, इससे क्या होता है, पेशेंट साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग होता है। डी, इट मेक पेशेंट फील गुड, इससे क्या होता है, पेशेंट अच्छा फील करता है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन बी, इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ लेसिरेशंस एंड इन्फेक्शंस। ये क्या करती है, जो आप क्लीन एंड ड्राई रखते हो स्किन को, वो क्यों रखते हो, ताकि लेसिरेशंस एंड इन्फेक्शन के चांसेस क्या हो, कम हो। बाकी जो आप तीन ऑप्शन देखे हैं आपने, उनका कोई रिलेशन नहीं है इस ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब की जो क्लीन एंड ड्राई रखने की जो साइट है उससे, तो आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बोनीस टेस्ट इज यूज्ड टू कंफर्म, जो बोनीस टेस्ट है उसको किसके लिए यूज लिया जाता है, किसको कंफर्म करने के लिए यूज लिया जाता है। ऑप्शन देखिए, ए, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, बी, न्यूरोजेनिक इनकॉन्टिनेंस, सी, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, डी, अर्ज इनकॉन्टिनेंस। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन ए, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो बोनीस टेस्ट है उसको ब्लैडर स्ट्रेस टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। आपको नहीं पता है तो आप ध्यान रखना, बोनीस टेस्ट को जो ब्लैडर स्ट्रेस टेस्ट है उसके नाम से भी जाना जाता है। और ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को मेजर करने के लिए या उसको कंफर्म करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। कौन से को, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को। इनको हम डिटेल में देखेंगे सभी इनकॉन्टिनेंस को जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे 1000 एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A client receiving lithium carbonate complains of loose watery stools and difficulty in walking. The serum lithium level of the client is expected to be. Very very important question है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन में दो आंसर आपको मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे आपको? एक तो इस चीज़ का पता चलेगा कि जो लिथियम कार्बोनेट पेशेंट ले रहा है, क्लाइंट जो ले रहा है, उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं, लिथियम कार्बोनेट की ओवरडोज होने के जो साइड इफेक्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं, लूज वाटर स्टूल एंड डिफिकल्टी इन वॉकिंग। ये आपको दे रखा है, क्लाइंट क्या कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है। तो आपको पूछा गया है सीरम लिथियम लेवल कितना मिलेगा, जो क्लाइंट कंप्लेन कर रहा है उसका सीरम लिथियम लेवल कितना मिलेगा। ऑप्शन देखिए, ए, 0.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, बी, 1.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, सी, 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, डी, 1.9 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी, 1.9 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। बाकी जो तीन रेंज आपको दिखाई गई है वो क्या है, नॉर्मल है। और आपको पूछा जाए नॉर्मल लिथियम लेवल, तो फिर आपको आंसर करना है 0.6 टू 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। जो सीरम लिथियम लेवल हो कितना मिलेगा, 1.9 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और नॉर्मल लेवल मैंने आपको बता दिया 0.6 टू 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। साथ ही जो लिथियम की टॉक्सिसिटी होती है या ओवरडोज या इसकी जो साइड इफेक्ट है उससे क्या क्या होते हैं, लूज वाटर स्टूल एंड डिफिकल्टी इन वॉकिंग। तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल ऑफ मास्ट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, MALT इसका शॉर्ट फॉर्म है, मास्ट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू का। तो इसका एग्जाम्पल आपको पूछा गया कौन सा इसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन देखिए, ए, स्प्लेन, बी, थाइमस ग्लैंड, सी, टॉन्सिल्स, डी, बोन मैरो। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी, टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स क्या है, MALT के एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूवमेंट ऑफ फिटस फेल्ट बाय ए प्रेग्नेंट वुमन एट 18 टू 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी इज नोन एज। यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। देखिए क्या क्या होते हैं। आपको पूछा गया है जो फर्स्ट फिटल मूवमेंट होते हैं जो प्रेग्नेंट वुमन फेल्ट यानी फील करती है, तो वो कब हो रहे हैं, 18 से 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी पे। तो इसको क्या कहा जाता है, जो फर्स्ट फिटल मूवमेंट होते हैं उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, ए, लाइटनिंग, बी, क्विकनिंग, सी, एमनोरिया, डी, वीनिंग। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन बी, क्विकनिंग। क्या कहा जाता है,
क्विकनिंग। आपको कमेंट करके बताना है लाइटनिंग क्या होता है, कमेंट करके आपको बताना है लाइटनिंग क्या होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे 2 क्वेश्चन क्या तैयार हो रहे हैं आपके। जो क्विकनिंग है वो कब राइज होते हैं, 18 से 20 सप्ताह पे। तो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं और दोनों क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो फर्स्ट फीटल मूवमेंट होते हैं उनको क्या कहा जाता है, क्विकनिंग। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है डेली रिक्रूटमेंट ऑफ कैल्शियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऐसे क्वेश्चंस भी एमसी में पूछे जाते हैं, आपको पता होगा। अभी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था एम्स नॉर्सेट में भी, हालांकि कैल्शियम का नहीं था, वहां पे कुछ क्वेश्चन अलग पूछा गया था, लेकिन प्रेगनेंसी से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जो डेली रिक्रूटमेंट होती है कैल्शियम की, वो प्रेगनेंसी के दौरान कितनी होती है, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, ए 1000 mg, बी 400 mg, सी 500 mg, डी 100 mg। 100 या आप 100 बोल सकते हो, 100 mg। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन ए 1000 mg, क्योंकि 1000 मिलीग्राम पर डे रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की प्रेगनेंसी के दौरान। अगला क्वेश्चन देखिए, द राइट किडनी इज यूजुअली स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आपकी साइकोलॉजी के लिए, यानी कि आपको नॉलेज के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, क्या पूछा गया है, जो राइट किडनी है वो लेफ्ट किडनी की बजाय लोअर होती है, यानी कि नीचे की तरफ होती है, थोड़ी नीचे होती है। क्यों होती है, आपको पूछा गया इसका कारण है। आपको क्या पूछा गया, इसका कारण पूछा गया है। तो कारण आज आप समझ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कोई भी पूछ सकता है। ऑप्शन देखिए, ए राइट किडनी इज बिगर देन लेफ्ट, बी लेफ्ट किडनी बिगर देन राइट, सी कंसिडरेबल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द हार्ट, डी कंसिडरेबल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द लीवर इन राइट साइड। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी, कंसिडरेबल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द लीवर इन राइट साइड। फ्रेंड्स आपको पता होगा लीवर राइट साइड में होता है और जस्ट लीवर के नीचे होती है किडनी। तो जो लीवर का प्रेशर होता है उसकी वजह से राइट किडनी क्या होती है, थोड़ी नीचे होती है। किसके बजाय, लेफ्ट किडनी के बजाय। तो लेफ्ट किडनी के बजाय जो राइट किडनी है वो लोअर क्यों होती है, क्योंकि उसके जो राइट किडनी है उसके ऊपर क्या होता है, लीवर, और उसके प्रेशर की वजह से वो क्या होती है, थोड़ी नीचे होती है। तो ध्यान रखना, कोई भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको डायरेक्ट आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पास्चुराइजेशन इज द प्रोसीजर यूज्ड टू प्यूरिफाई। जो पास्चुराइजेशन प्रोसीजर है वो किसको प्यूरिफाई करने के लिए यूज लिया जाता है। ऑप्शन देखिए, ए वाटर, बी वैक्सीन, सी मीट, डी मिल्क। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी, मिल्क। मिल्क को प्यूरिफाई करने के लिए पास्चुराइजेशन प्रोसीजर यूज लिया जाता है। अब आपको यहाँ पे ये बताना है, पास्चुराइजेशन में जब मिल्क को प्यूरिफाई किया जाता है तो टेम्परेचर कितना रखा जाता है, टेम्परेचर आपको बताना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है, पता होगा आपको। अगर आपको नहीं पता है तो इसका टेम्परेचर भी एम्स में पूछा हुआ है, प्रीवियस पेपर्स में मिल जाएगा। वैसे मैं आपको जब बताऊंगा प्रीवियस ईयर के पेपर्स तो आपको बता दूंगा ये रहा क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपको बताना है पास्चुराइजेशन का टेम्परेचर कितना होता है जब मिल्क को प्यूरिफाई करते हैं, तो आपको बताना है कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेफेस्ट पोजीशन फॉर ए वुमन इन लेबर विथ प्रोलैप्स कॉर्ड इज। एक वुमन के लिए जो लेबर के दौरान प्रोलैप्स कॉर्ड आपको शो हो रही है, प्रोलैप्स कॉर्ड उस वुमन में शो हो रही है, तो आप कौन सी पोजीशन दोगे, कौन सी पोजीशन उस वुमन के लिए बेस्ट रहेगी या सेफ रहेगी। ऑप्शन देखिए, ए सुपाइन पोजीशन, बी रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, सी ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, डी फॉलर पोजीशन। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एम्स नॉर्सेट के इस प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ये पूछा गया था, यानी कि 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, और 2 क्वेश्चन ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन की इमेज के भी पूछे गए थे। तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और आपको बता दूं, जो ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन है वो सबसे पहले आपको देनी है जब भी कोई पेशेंट प्रोलैप्स कॉर्ड, यानी कि जो वुमेन प्रोलैप्स कॉर्ड से सफर कर रही है तो उसको क्या करना है, आपको ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन टू हैव ए रोल इन वुंड हीलिंग। इनमें से कौन सा एक वुंड हीलिंग में रोल अदा करता है, रोल अदा करता है। यहाँ पे एक्टर की बात नहीं हो रही है कि एक्टर है जो कौन सी फिल्म में कौन सा एक्टर है वो रोल परफॉर्म कर रहा था। यहाँ पे विटामिन की बात होगी जो वुंड हीलिंग में काम करेगा। कौन सा करेगा देखते हैं, ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, डी विटामिन सी। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी, विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड इसका क्या है, केमिकल नेम है, तो आप ध्यान रखना। जो वुंड हीलिंग में क्या करता है, अपनी परफॉर्मेंस निभाता है, रोल निभाता है। तो ध्यान रखना,
अगला क्वेश्चन है द साइन ऑफ फिटल डिस्ट्रेस आर। आपको पूछा गया है फिटल डिस्ट्रेस का साइन कौन सा है। ऑप्शन देखिए ए फिटल हार्ट साउंड इज इरेगुलर, बी मेकोनियम स्टैंड लिक्वर, सी फिटल हार्ट साउंड इज लेस देन 120 पर मिनट, डी ऑल ऑफ दी अबव। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तीनों जो आपको दिए गए ऑप्शन ए बी और सी तीनों ही क्या है फिटल डिस्ट्रेस के साइन है। तो ध्यान रखना आपको एक साइन भी इनमें से पूछा जा सकता है, पर्टिकुलर आपको पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए द एक्टिविटीज ऑफ एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड इंक्लूड। आपको पूछा गया जो ANP है उसकी एक्टिविटी क्या क्या है। ऑप्शन देखिए ए इट डिक्रीजेज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, बी इट डिक्रीजेज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सी इट इनहिबिट्स सिक्रेशन ऑफ ADH एंड एल्डोस्टेरोन, डी ऑल ऑफ दी अबव। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। जो ANP है उसकी तीनों ही एक्टिविटी यानी कि तीनों ही काम करता है ANP, ए बी और सी तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रक्शन दैट शुड बी केप्ट इन माइंड ड्यूरिंग कोलोस्टोमी इरिगेशन इज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस इंटरव्यू, स्किल टेस्ट और रिटन टेस्ट तीनों में ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है कोलोस्टोमी इरिगेशन के दौरान, कोलोस्टोमी इरिगेशन के दौरान एज ए नर्स आप कोलोस्टोमी इरिगेशन कर रहे हो और आपको बताया, आपको पूछा गया है कि आप कोलोस्टोमी इरिगेशन के दौरान कौन कौन से इंस्ट्रक्शन अपने माइंड में रखोगे, कौन कौन से इंस्ट्रक्शन आपके माइंड में होने चाहिए। ऑप्शन देखिए ए एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर टू द पेशेंट, बी डू नॉट इंसर्ट ए कैथेटर मोर देन 10 सेंटीमीटर, सी डू नॉट इरिगेट इफ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया, डी ऑल ऑफ दी अबव। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। सबसे पहले आपको क्या करना है पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि ये प्रोसीजर हम आपके ऊपर परफॉर्म करने वाले हैं। फिर आता है ऑप्शन बी डू नॉट इंसर्ट ए कैथेटर मोर देन 10 सेंटीमीटर, यानी जो कैथेटर आप इंसर्ट कर रहे हो उसको आप 10 सेंटीमीटर से ज्यादा आपको उसको इंसर्ट नहीं करना है, 10 सेंटीमीटर से ज्यादा आपको इंसर्ट नहीं करना है, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी डू नॉट इरिगेट इफ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया। अगर पेशेंट को डायरिया हो रखा है तो उसमें कोलोस्टोमी इरिगेशन भी आपको नहीं करना है। तो यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखना यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार कम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है इनहेलेशन ऑफ कॉटन फाइबर डस्ट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कॉजेज। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है अगर कोई पर्सन लंबे समय तक कॉटन फाइबर डस्ट के शिकार में होता है, यानी कि अगर इनहेल कर रहा है कॉटन फाइबर डस्ट को ज्यादा लंबे समय से, तो उसमें कौन सी डिजीज होने के चांसेस होते हैं। ऑप्शन देखिए ए एंथ्रेकोसिस, बी बीसिनोसिस, सी सिलिकोसिस, डी बेगोसिस। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन बी बीसिनोसिस। बीसिनोसिस किसकी वजह से होती है, कॉटन फाइबर डस्ट के इनहेलेशन की वजह से। साथ ही आपको बता देता हूँ जो एंथ्रेकोसिस है, एंथ्रेकोसिस में क्या होता है एक्यूमुलेशन हो जाता है कार्बन डिपोजिट का। इसमें क्या होता है इनहेलेशन कर जाते हैं कोई पेशेंट जो भी काम करता है कोल डस्ट का, स्मोकिंग जो भी स्मोकिंग करते हैं उनके जो कार्बन डिपोजिट, स्मोक और कोल डस्ट का जो कार्बन डिपोजिट होता है वो एक्यूमुलेट होके एंथ्रेकोसिस कॉज करता है, तो ध्यान रखना। साथ ही जो सिलिकोसिस है, सिलिकोसिस में क्या होता है इनहेलेशन ऑफ सिलिका, यानी जो सिलिका होता है, सिलिका क्वार्ट्ज जिसको बोल सकते हो क्योंकि क्वार्ट्ज के नाम से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सिलिकोसिस में क्या होता है सिलिका के इनहेलेशन की वजह से कॉज होती है। और जो बेगोसिस है इनहेलेशन ऑफ शुगर कैन डस्ट, जो शुगर कैन डस्ट होती है उसके इनहेलेशन की वजह से। अगला क्वेश्चन देखिए neonatal mortality rate is calculated by estimated the number of newborn death within days per weeks। आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट जो कैलकुलेट की जाती है, न्यूबॉर्न डेथ आपको बता रखा है कि न्यूबॉर्न डेथ हो रही है तो कितने समय तक न्यूबॉर्न की डेथ हो कि वहां तक नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट के अंदर उनको इंक्लूड कर सके, कैलकुलेट कर सके। ऑप्शन देखिए ए 4 वीक, बी 24 आवर्स, सी 24 डेज, डी बोथ ए एंड सी। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी, यानी कि जो बोथ ए एंड सी, देखिए जो ए है 4 वीक और सी है 24 डेज, तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो 7 चौक 28, तो ये क्या हो गया 4 वीक का समय हो गया सी वाला, 24 दिन का।
तो ध्यान रखना ए एंड सी दोनों सही है, 4 वीक या 24 दिन आप सही कर सकते हो। तो यहाँ पे जो न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट है वो कब तक एस्टिमेट की जाती है, जब तक जो न्यूबॉर्न डेथ है अगर वो 4 वीक पहले मर जाता है या फिर 24 दिन पहले मर जाता है तो उसको किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रीटमेंट प्लान ड्यूरिंग एस्फैक्सिया इंक्लूड मेंटेनिंग एबीसी पैटर्न हर टर्म एबीसी रेफर्स। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। जब एस्फैक्सिया का ट्रीटमेंट किसी का चल रहा हो या किसी का ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हो एस्फैक्सिया का, उसके अंदर जो एबीसी पैटर्न मेंटेन किया जाता है, एबीसी पैटर्न मेंटेन किया जाता है, तो एबीसी का मतलब है क्या आपको पता होना चाहिए। एबीसी का मतलब है क्या, यहाँ पे वो तो नहीं है केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, यहाँ पे है एबीसी। एबीसी का मतलब आपको पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, ए एयरवे ब्रीदिंग साइनोसिस, बी एम्पुटेशन ब्रीदिंग सर्कुलेशन, सी एयरवे बॉवल साउंड सर्कुलेशन, डी एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। तो ध्यान रखना यहाँ पे ए बी सी पूछा गया है, नॉट के बी सी। के बी सी पूछते तो फिर आपको आंसर करना होता कौन बनेगा करोड़पति, यहाँ पे पूछा गया ए बी सी, तो एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मॉडिफाइड ईसीटी शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट यूज्ड इज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अभी जो मॉडिफाइड ईसीटी चल रही है उसके अंदर जो शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट ड्रग यूज ली जाती है वो कौन सी है। ऑप्शन देखिए, ए पेनक्रोनियम ब्रोमाइड, बी थियोपेंटोन, सी सक्सिनाइल कोलिन, डी एट्रोपाइन सल्फेट। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी सक्सिनाइल कोलिन। सक्सिनाइल कोलिन क्या है, शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट ड्रग है जो मॉडिफाइड ईसीटी के दौरान यूज ली जाती है। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोसाइटी इज ए नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप वॉज सेड बाय। सोसाइटी एक सोशल रिलेशनशिप का क्या है, नेटवर्क है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सोसाइटी क्या है, सोशल रिलेशनशिप का नेटवर्क है। तो ये किसने कहा था। ऑप्शन देखिए, ए ऑगबर्न, बी डेविस, सी मैकईवर, डी कोले। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी मैकईवर। मैकईवर ने कहा था जो सोशल रिलेशनशिप का जो नेटवर्क है उसी को क्या कहा जाता है, सोसाइटी। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलिसिस्टोग्राफी इज परफॉर्म्ड टू। जो कोलिसिस्टोग्राफी है वो परफॉर्म की जाती है, किस लिए की जाती है वो परफॉर्म। ऑप्शन देखिए, ए डिटेक्ट ऑब्स्ट्रक्शन इन द डियोडिनम, बी डायग्नोसिस स्टोन्स इन द गॉल ब्लैडर, सी डिटेक्ट कंडीशन ऑफ द स्टोमक, डी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन बी डायग्नोसिस स्टोन्स इन द गॉल ब्लैडर। अगर गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो जाती है तो उसको डायग्नोस करने के लिए कोलिसिस्टोग्राफी यूज ली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू मेक लर्निंग इफेक्टिव। इनमें से कौन सा करेक्ट वे है जिससे जो लर्निंग है उसको इफेक्टिव बनाया जा सके। ऑप्शन देखिए, ए टू प्रोवाइड मोटिवेशन, बी टू गिव इंसेंटिव, सी टू गिव पनिशमेंट, डी यूज न्यू टीचिंग मेथड। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन ए टू प्रोवाइड मोटिवेशन। मोटिवेशन प्रोवाइड करके आप लर्निंग को इफेक्टिव बना सकते हो। अगर कोई नहीं पढ़ रहा है तो उसको मोटिवेट करना चाहिए, ना कि डीमोटिवेट। आप उसको पनिशमेंट करोगे या पनिश करोगे तो वो नहीं पढ़ेगा। जो स्टूडेंट खुद पढ़ना जानता है, खुद पढ़ना चाहता है, वही पढ़ पाएगा। आप कितना भी पनिश कर लेना, जो नहीं पढ़ना चाहता है उसको कितना भी पनिश कर लेना, वो कभी नहीं पढ़ेगा। उसको मोटिवेट करने की जरूरत है। और एक बात और है जो ऑप्शन डी है, यूज न्यू टीचिंग मेथड। आप कितने भी अच्छे अच्छे मेथड उसके सामने ले आना, जो पढ़ना ही नहीं चाहता है उसके सामने चाहे आप उसको ऐसे बोल दो कि आपकी मेमोरी फिट की जाएगी तो भी वो नहीं पढ़ेगा। उसका अगर मन होगा, उसको अगर इच्छा होगी कि मेरे को फ्यूचर बनाना है, मेरे को अपना करियर बनाना है, तो वो अपने आप पढ़ेगा। तो ये क्या है, जो लर्निंग का जो इफेक्टिव मेथड है वो कौन सा है, टू प्रोवाइड मोटिवेशन। यानी कि मोटिवेट करके आप किसी भी स्टूडेंट को जो है लर्निंग करवा सकते हो, पढ़ा सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। तो फ्रेंड्स आप भी पढ़ते रहिएगा क्योंकि आपको मोटिवेशन की जरूरत है। हो सकता है आप मोटिवेट नहीं हो रहे हो, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो डीमोटिवेट हो जाते हैं। डीमोटिवेट होने के कारण वो पढ़ाई अपनी नहीं कर पाते हैं। तो आप कभी भी जो है डीमोटिवेट मत होया करो। आप बस अपनी एक टारगेट फिक्स करो और वहां तक आप पहुंचो। वहां तक आप तभी पहुंचोगे जब आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करोगे। आपका गोल है कि ईएसआईसी में मेरे को जॉब करना है, किसी का गोल है मेरे को एम्स में जॉब करना है, आपको जॉब भी मिलेगी। जॉब आपको मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी,
जॉब आपको भी मिलेगी, लेकिन वो तभी मिलेगी जब आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे। बिना मेहनत के आज कुछ भी संभव नहीं है। बिना मेहनत के कुछ भी आप सोचोगे मैं घर बैठे मेरे को जॉब मिल जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको परिश्रम करना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी जॉब आज इतनी ईजी नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। हर साल लाखों लोग और बढ़ जाते हैं कंपटीशन के अंदर। तो आप ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़े, जल्दी से जल्दी आपका नंबर आ जाए, हम भी यही दुआ करते हैं, और आप अपने स्टडी को कंटिन्यू करते रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, द इंटरवल बिटवीन एक्सपोजर टू इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ ए फर्स्ट सिम्टम नॉन एज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? किसी भी जो इन्फेक्शन का क्या हुआ है, एक्सपोज हुआ है, किसी भी इन्फेक्शन का एक्सपोज होने के बाद जो फर्स्ट सिम्टम अराइज होते हैं, अपीयर होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको क्या कहा जाता है? इनके बीच का जो इंटरवल होता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, ए लेटेंट पीरियड, बी इंक्यूबेशन पीरियड, सी सेंसिटिविटी पीरियड, डी नॉन ऑफ दी अबव। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन बी, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है एक्सपोजर, इन्फेक्शन के एक्सपोज होने से लेकर फर्स्ट सिम्टम अराइज होने तक या अपीयर होने तक का जो इंटरवल होता है वो क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड। अगला क्वेश्चन देखिए, द रूल दैट वन मोस्ट मेरी विद इन वंस ओवन कास्ट इज कॉल्ड। देखिए, जो रूल होता है, एक कास्ट जो अपनी कास्ट है उसी की कास्ट से क्या कर लेता है? वो मेरी कर लेता है। कोई पर्सन है, यानी कि जो पर्सन है वो अपनी ही कास्ट से मेरी कर लेता है, किसी भी गर्ल से वो मैरिज कर लेता है, तो इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, ए एक्सोगेमी, बी पॉलीगेमी, सी मोनोगेमी, डी एंडोगेमी। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी, एंडोगेमी। अगर कोई पर्सन अपनी कास्ट की लड़की से शादी करता है तो वो क्या कहलाता है? एंडोगेमी। अगर वो अपनी कास्ट को छोड़कर किसी दूसरी कास्ट में शादी करता है तो वो क्या कहलाता है? एक्सोगेमी। तो ध्यान रखना, ये एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन, आगे फ्यूचर में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूज ऑफ फॉलोइंग ड्रग इन प्रेगनेंसी कैन कॉज एनटीडी इन न्यूबॉर्न। आपको पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी ड्रग यूज लेने से एनटीडी न्यूबॉर्न में हो सकती है? एनटीडी का मतलब है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जो न्यूबॉर्न होगा उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है अगर प्रेगनेंसी के दौरान ये ड्रग यूज करती है। तो कौन सी ड्रग है? ऑप्शन देखिए, ए क्लोरोक्विन, बी वेलप्रोइड, सी फैंटोइन, डी पैरासिटामोल। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन बी, वेलप्रोइड। अगर वेलप्रोइड ड्रग का कंजप्शन प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी वुमन करती है तो उनके न्यूबॉर्न जो भी बेबीज डेवलप हो रहा है उनके अंदर एनटीडी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बाइटोट्स स्पॉट इन कंजक्टाइवा इज ए साइन ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ। जो बाइटोट्स स्पॉट है कंजक्टाइवा के अंदर अगर राइज होता है तो किसकी डेफिशिएंसी को इंडिकेट करता है? किसकी डेफिशिएंसी की वजह से ऐसा होता है? ऑप्शन देखिए, ए पायरिडोक्सिन, बी राइबोफ्लेविन, सी थाइमिन, डी रेटिनॉल। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी, रेटिनॉल। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपका नॉलेज असेस करने के लिए। पायरिडोक्सिन किसका नाम है? राइबोफ्लेविन किसको कहा जाता है? और जो थाइमिन है वो किसको कहा जाता है? आपको तीनों के विटामिन के नाम बताने हैं, ये केमिकल नेम है, आपको उनके विटामिन के नाम बताने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द एंटीडोट ऑफ हिपेरिन ओवरडोज इज। ये तो सरकारी क्वेश्चन है जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। प्रीवियस एम्स नोसेट में शायद फर्स्ट शिफ्ट में नहीं पूछा गया, लेकिन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था एक क्वेश्चन, वो भी मैं आपको बताऊंगा जब मैं जो एम्स का पेपर बनाऊंगा 2020 जो 2020 में हुआ था उसका पेपर मैं आपको दूंगा, तब मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। मेरे पास सभी क्वेश्चंस पड़े हैं तो आपको मैं अच्छे से वापस समझा दूंगा। यहाँ पे देखिए, जो हिपेरिन ओवरडोज है उसकी एंटीडोट आपसे पूछी गई है, तो ये तो क्या है? सरकारी क्वेश्चन है। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में ऑलमोस्ट अभी पिछली वर्ष तो नहीं पूछा गया, लेकिन इससे पहले हर बार यही क्वेश्चन पूछा जाता था। तो ध्यान रखना, ऑप्शन देखिए, ए एटोपाइन सल्फेट, बी प्रोटामाइन सल्फेट, सी नैलोक्सोन, डी नॉन ऑफ दी अबव। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन बी, प्रोटामाइन सल्फेट। हिपेरिन की अगर ओवरडोज हो जाती है तो प्रोटामाइन सल्फेट उसकी एंटीडोट के रूप में यूज लिया जाता है। आपको एंटीडोट की पूरी लिस्ट में आपको दे दूंगा और समझा भी दूंगा। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हेड इंजरी व्हाट इज द कॉज ऑफ इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। अगर हेड इंजरी किसी पर्सन को हुई है और उसका बॉडी का टेम्परेचर क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है, तो वो जो हेड इंजरी हुई है वो किस जगह की हुई है, किस लोकेशन की हुई है, किस पार्ट की हुई है? क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे। ए मेडुला इंजरी, बी पॉन्स इंजरी, सी
हाइपोथैलेमस इंजरी, डी सेरिबेलम इंजरी। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस इंजरी। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा जो हाइपोथैलेमस है वो हीट रेगुलेशन सेंटर होता है, हीट रेगुलेशन सेंटर होता है जो हीट को रेगुलेट करता है, तो टेम्परेचर वगैरह उसको रेगुलेट करता है। अगर हाइपोथैलेमस की इंजरी हो गई तो जो टेम्परेचर उसको रेगुलेट नहीं कर पाएगा तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ईसीटी का कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपसे पूछा गया है, क्या है? ए एमआई मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, बी राइज्ड आईसीपी, सी सीवियर हाइपरटेंशन, डी ऑल ऑफ द अबव। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगर आप ईसीटी दे रहे हो तो इनके अंदर एक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, किन किन के अंदर? एमआई यानी मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, राइज्ड आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो उस पेशेंट में भी ईसीटी आपको नहीं देनी है। अगर सीवियर हाइपरटेंशन किसी को हो रखा है तो उसमें भी आपको इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यूज नहीं लेनी है। तो ये इन तीनों के अंदर ही क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायोरिटी बेसिस मैनेजमेंट ऑफ एन अनकॉन्शियस पेशेंट इंक्लूड। प्रायोरिटी बेसिस मैनेजमेंट आपसे पूछा गया है, अगर कोई आपके पास में अनकॉन्शियस पेशेंट आता है तो आप उसका प्रायोरिटी बेसिस मैनेजमेंट क्या करोगे? ऑप्शन देखिए, ए आईवी थेरेपी दोगे, बी कार्डियक कंप्रेशंस दोगे, सी आईवी मैनिटोल दोगे, डी क्लियरेंस ऑफ एयरवे, क्या आप उसका एयरवे क्लियर करोगे? आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी, क्लियरेंस ऑफ एयरवे। आपको सबसे पहले क्या करना है, एयरवे को क्लियर करना है ताकि वो ब्रीदिंग अच्छे से कर सके। वो क्या है, अनकॉन्शियस है, उसको आईवी थेरेपी देने की जरूरत नहीं है, आईवी मैनिटोल देने की जरूरत नहीं है। कार्डियक कंप्रेशन यानी कि चेस्ट कंप्रेशन आप तभी देना जब उसको ब्रीदिंग नहीं हो रही हो। अगर 15-20 सेकंड तक उसको ब्रीदिंग वगैरह नहीं हो रही है तो फिर आप सीपीआर परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन आपका काम सबसे पहले होता है क्लियरेंस ऑफ एयरवे। आप उसका एयरवे क्लियर करोगे जिससे वो अच्छे से ब्रीदिंग कर सके। तो आपको पहले वहां पे सीपीआर नहीं देना है, पहले क्या करना है, आपको एयरवे क्लियर करना है। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें और अक्सर लोग गलत करके आ जाते हैं, तो आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हेवर्जियन कैनाल आर फाउंड इन। जो हेवर्जियन कैनाल है वो किस में होती है? और ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी 2020 के अंदर HPSSC के अंदर। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हो सकता है आगे फ्यूचर में पूछा जाए। जो हेवर्जियन कैनाल है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, किस में पाई जाती है? ऑप्शन देखिए, ए ब्रेन, बी किडनी, सी बोन, डी स्टमक। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी, बोन। बोन के अंदर हेवर्जियन कैनाल प्रेजेंट होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिपेंडेंट वेरिएबल आर आल्सो नोन एज। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उनको और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, ए इफेक्ट वेरिएबल्स, बी कॉज वेरिएबल्स, सी मिड वेरिएबल्स, डी बिगिनिंग वेरिएबल्स। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन ए, इफेक्ट वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंकिंग इज ऑल्सो नोन एज। जो थिंकिंग है उसको और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, ए मेमोरी, बी मोटिवेशन, सी कॉग्निशन, डी अटेंशन। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी, कॉग्निशन। थिंकिंग को कॉग्निशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमाइल नाइट्रेट इज यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर। जो अमाइल नाइट्रेट है वो किसकी एंटीडोट के रूप में यूज ली जाती है? ऑप्शन देखिए, ए बार्बिचुरेट पॉइजनिंग, बी साइनाइड पॉइजनिंग, सी कोबाल्ट पॉइजनिंग, डी लेड पॉइजनिंग। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन बी, साइनाइड पॉइजनिंग। अगर कोई पर्सन साइनाइड की पॉइजनिंग हुई है किसी भी पर्सन को तो उसमें जो एंटीडोट यूज ली जाती है वो कौन सी ली जाती है? एमाइल नाइट्रेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन आपको एंटीडोट के बता दिए और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बाकी आपको मैं एंटीडोट की अलग से एक वीडियो बना के दे दूंगा, वहां पे सभी एंटीडोट आपको मैं समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन है माइटोसिस इज ए कंडीशन ऑफ। जो माइटोसिस है वो एक कंडीशन है किसकी है? ऑप्शन देखिए, ए सेल ब्रेकडाउन, बी सेल डिवीजन विथ रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम, सी सेल डेथ, डी सेल ब्रेकडाउन विदाउट रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी, सेल ब्रेकडाउन विदाउट रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम। सेल का ब्रेकडाउन तो होता है लेकिन किसी भी जो क्रोमोसोम है उसका रिडक्शन नहीं होता है, यानी कम नहीं होते हैं क्रोमोसोम, उतने होते हैं, बस सेल का ब्रेकडाउन होता है। तो माइटोसिस का मतलब यही होता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेस्ट मेथड ऑफ वेरिएबिलिटी इज। जो वेरिएबिलिटी है उसका बेस्ट मेथड कौन सा होता है? ए मीन, बी रेंज, सी स्टैंडर्ड डेविएशन, डी मीडियन। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी, स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर वेरिएबिलिटी का बेस्ट मेथड देखा जाए तो कौन सा होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको एसडी के नाम से शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट सेंसिटिव मार्कर टू प्रेडिक्ट प्रीमेच्योर लेबर इज।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगर प्री मेच्योर लेबर को प्रेडिक्ट करना है तो इनमें से कौन सा एक मोस्ट सेंसिटिव मार्कर होगा। ऑप्शन देखिए, ए फर्निंग टेस्ट, बी सीरम फेरिटिन, सी सर्वाइकल लेंथ, डी फाइब्रोनेक्टिन। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी फाइब्रोनेक्टिन। दोस्तों आपको बता दूं, जो फाइब्रोनेक्टिन वो एक प्रोटीन होता है जिससे हम प्रेडिक्ट करते हैं प्री मेच्योर लेबर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्स नॉरसेट के प्रीवियस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और आगे पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट ऑपरेटिव पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन कैन बी। क्वेश्चन पूछा गया है, ऑपरेशन के बाद में जो पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कौन कौन से हो सकते हैं। ऑप्शन देखिए, ए कोलैप्स ऑफ लंग्स, बी लंग्स एब्सेस, सी ब्रोंकोनिमोनिया, डी ऑल ऑफ दी अबव। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे जो अगर पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन आपको पूछे जाए ऑपरेशन के बाद में कौन कौन से पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो आपको फिर आंसर करना है कोलैप्स ऑफ लंग्स, लंग्स एब्सेस एंड ब्रोंकोनिमोनिया। आपको पर्टिकुलर नाम देके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एंजाइम हेल्प्स इन फैट डाइजेशन। इनमें से कौन सा एंजाइम है जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस काफी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और फ्यूचर में पूछा जा सकता है। ऑप्शन देखिए, ए एमाइलेज, बी लाइपेज, सी ट्रिप्सिन, डी पैप्सिन। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन बी लाइपेज। लाइपेज एंजाइम क्या करता है, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय। जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है वो किसकी वजह से कॉज होता है या इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है। ऑप्शन देखिए, ए न्यूमोकोकस, बी प्रोटियस, सी ई कोलाई, डी स्टेफाइलोकोकस ओरियस। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी स्टेफाइलोकोकस ओरियस। जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सॉल्यूशन यूज्ड फॉर बेरियम स्वेलो इज। सॉल्यूशन आपको पूछा गया है, बेरियम स्वेलो के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज लोगे। बेरियम स्वेलो जब करते हैं तो कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं। ऑप्शन देखिए, ए बेरियम क्लोराइड, बी बेरियम सल्फेट, सी बेरियम नाइट्रेट, डी बेरियम सिट्रेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना तो स्टूडेंट्स को अक्सर भूल जाते हैं कि क्वेश्चन क्या है और इसमें आंसर क्या करें, क्योंकि उनको ये तो पता है कि बेरियम स्वेलो टेस्ट किया जाता है लेकिन ये नहीं पता कि सॉल्यूशन कौन सा यूज लिया जाता है। तो आप जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन बी बेरियम सल्फेट। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर अब गलत नहीं होना चाहिए, बेरियम सल्फेट आपको आंसर करना है। और आपकी ट्रेनिंग के दौरान भी आपको पूछा जा सकता है जो बेरियम स्वेलो के अंदर जो सॉल्यूशन यूज लिया जाता है वो कौन सा होता है। आपको ऐसे ही पूछ लिया जाता है कभी कभार क्लिनिकल फील्ड में भी, तो आपको ध्यान रखना है बेरियम सल्फेट का करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो फ्रेंड्स हमारे 40 क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं और आज का आपका क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है, बताना है आंसर। क्वेश्चन ऑफ द डे आज का क्या है, ए न्यूनेट रिक्वायर्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन आफ्टर बर्थ। जैसे न्यूनेट बेबी है उसको बर्थ हुआ है, बर्थ होने के बाद उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की क्या है जरूरत है। आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनुलेशन साइट्स इज मोस्ट प्रेफर्ड। तो आप कौन सी साइट कैनुलेशन के लिए आप कौन सी साइट प्रीफर करोगे, कौन सी साइट आप यूज लोगे। ऑप्शन देखिए, ए स्कैल्प वेंस, बी इंट्राविशियस, सी अम्बिलिकल कॉर्ड, डी सबक्लेवियन। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। अगर आप नहीं बताते हो तो आपको नेक्स्ट पार्ट में आंसर मिल जाएगा, लेकिन आप कोशिश करना जितने भी मैंने क्वेश्चंस पूछे उन सभी के आंसर आप दो। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं खत्म हो रहा है, अगले पार्ट में फिर मिलेंगे बहुत जल्द। आप हमारे साथ बने रहिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस मिलते रहे। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच।